सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित 18वां अध्याय, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज पूरी तरह से अपने समाज पर यह शीर्षक हावी होता है, अपनी वर्तमान राजनीतिक पार्टियों पर, वर्तमान लोगों की मानसिकता पर यह पूरी तरह से सटीक बैठता है। आज इसका हम बड़े ही अच्छे ढंग से देखेंगे, सो आप भी गौर से एक एक चीज़ें देखिएगा। आइए सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। 1907 ईस्वी में हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह रमाबाई से हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। 1923 में इन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। आपकी रचनाएं हैं कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाडंबय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया है। और इनकी रचनाएं हैं, पुस्तकें व भाषण जो इन्होंने दिया है उनको भी पुस्तकीय कर लिया गया है। तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेंटेबल हु आर दे, इस तरीके से कई सारे इन्होंने पुस्तकें लिखने का कार्य किया और कई तरीके से अपनी अपनी तरह इन्होंने देश के हित में अपना सहयोग देने का कार्य किया। बाबा साहब आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। उन्होंने संस्कृत का, धार्मिक, पौराणिक, वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में जिन कह सकते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में वे मीमांसा, अधिवक्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्हें वकालत भी की। उन्होंने अछूतों, स्त्रियों व मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेख इसी संघर्ष व सरोकार से जुड़ा हुआ है। आप कहते भी हैं कि एक बार की ऐसी किंवदंती पाई जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा। बचपन में जब स्कूली शिक्षा में थे तभी इनको इस तरह की हीन भावना से
ग्रसित अर्थात जो लोगों के रवैये थे, जो विद्यालय में उठने बैठने के तौर तरीके थे, जो शिक्षकों का छात्रों के प्रति व्यवहार था, वो इनके मन में ऐसी ग्रंथियां पैदा कर दी कि एक वर्ग को बड़ा हीन तरीके से देखा जाता है और वही इनके मन में घर कर गया। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। उनके चिंतक व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, एक बुद्ध रहे, एक कबीर रहे और एक ज्योतिबा फूले रहे। 3 लोगों को वो लेकर के अपना आदर्श 3 व्यक्तियों को बनाए और इनके समस्त दर्शन को उन्होंने पढ़ा, इनकी समस्त चीज़ों को उन्होंने पढ़ा और इनको अपना आदर्श बना करके वह जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति, जन कल्याण के लिए भी यह बात वे अपने चिंतक और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे। प्रयोजन के अधिकार सफल हुए हैं। प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में ये ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण है, जो जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। अर्थात वर्तमान में जात का दंश क्या होता है ये आप बखूबी समझ सकते हैं और ऊंच नीच छूआछूत का भेदभाव अभी भी समाज में बरकरार है। और वर्तमान राजनीतिक पार्टियां अपनी देखेंगे तो आज जाति आधारित राजनीति हो गई है। यदि आप SC ST से हैं तो आपकी पार्टी बसपा होगी, यदि आप OBC हैं तो आपकी पार्टी क्या होगी, सपा होगी, यदि आप जनरल वर्ग से हैं तो आपकी पार्टी क्या होगी, BJP होगी। तो हम क्षेत्र बाहुल्य विषय विशेषज्ञों को देख करके और विभिन्न तरह की स्थितियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और अपनी वर्तमान जो लोगों की सोच है वह सोच बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बुरी कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी है। अभी वर्तमान में घटित एक घटना आप देख सकते हैं हाथरस की, इस पर भी राजनीतियां उस परिवार को हम संबल देने की बजाय और ऐसे कुकृत्य जो समाज में हो रहे हैं उनको दंड दे करके उस परिवार का संबल बन करके उस घटना को उजागर न कर करके और एक निश्चित हित में रख कर करके ही हम कल्याण की बातें करें तो उस परिवार को एक संबल मिलता, एक आदर्श मिलता, एक सहारा मिलता। लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक एक पल को और वर्तमान जो अपनी पत्रकारिता है ये उसके एक एक पहलू को उजागर कर करके उनके परिवार की मान सम्मान इज्जत मर्यादा जो कुछ है सबको छीण करने पर लगी हुई है, सबको नष्ट करने पर लगी हुई है। उनके अपनी मान सम्मान इज्जत आदि का जरा सा भी परवाह इन पार्टियों को नहीं है या इन वर्तमान पत्रकारिता को नहीं है। ऐसे चीज़ों को और जात विशेष की राजनीति की अर्थात वो कभी आप देखा होगा कि वो OBC अर्थात यादव समाज से हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कभी कोई कहता है कि आज यहाँ ब्राह्मणों के ऊपर हत्या हो रहा है तो ब्राह्मणों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अर्थात सरकार ब्राह्मणों का एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए वो जातिवादी राजनीति करती है कि
इस तरीके का लोगों में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, एक वर्ग विशेष को एक अपनी राजनीतिक पार्टियों से रुष्ट करना चाहते हैं, नाराज करना चाहते हैं, तो दूसरी पार्टी इस अवसर को भुनाने का प्रयास करती है। अभी वर्तमान के लोगों द्वारा, वर्तमान के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि सवर्ण पार्टी बीजेपी तो है लेकिन ब्राह्मणों के लिए हितकर नहीं है, ब्राह्मणों का इसमें कल्याण संभव नहीं है। तब इस अवसर का लाभ लेने के लिए अपनी वर्तमान जो सपा पार्टी है वो क्या करती है कि बाबा परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आदि आदि चीज़ों को स्थापित करके ब्राह्मणों का जो हुजूम है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेना चाहती है, अपनी तरफ दिखा लेना चाहती है। ऐसी स्थिति पाई जाती है। यह प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण, यह प्रस्तुत पाठ जाति भेद, जैसा आपने देखा, यह भाषण जाति पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई, लोगों के जन जन के हाथों तक जाकर के उनके मन मस्तिष्क की ये ऐसा विषय बना कि हर एक लोग इस पर सोचने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आतुर होने लगे। सबकी चर्चा का उस परिवेश में सबके चर्चा का सबसे गहन विषय ये बन चुका था। बाद में अंबेडकर ने इसे और इनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बद्धता, जो बंधुता होती है, आप तीन चीज़ों पे गौर करिएगा कि तीन चीज़ों का आदर्श रूप लेकर के चलना चाहते थे, एक समानता का, एक स्वतंत्रता का, एक बंधुता का। ये तीन तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य रूप से लागू होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीत तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ में भी पहुंच सके। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जात मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आज के वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं जगह जगह राजनीति अपने चरमोत्कर्ष पर है। अपना देश जातिवाद की पीड़ा को, जातिवाद के इस दंश को हर छोटे से छोटा घर, परिवार, कॉलोनी, मोहल्ला, समाज सब कुछ झेल रहा है और इससे उबरने के लिए हमको इसको पढ़ना होगा और इनके तीन आदर्शों पर, एक समता, समानता, बंधुत्व, जो तीन इनके हैं कि एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की तीन चीज़ों को लेकर के कि सबको समान अवसर दिया जाए। पहले में कहते हैं सब व्यक्ति समान अवसर पाएं, सब स्वतंत्र रूप से अपने भारतवर्ष में जीवन यापन करें और हर एक वर्ग में भाईचारा हो, हर एक वर्ग एक दूसरे को भाईचारे की दृष्टि से देखे। तो तीन रूपों से आदर्श समाज की कल्पना की जा सकती है, अन्यथा कल्पना नहीं की जा सकती है। शीर्षक देखते हैं, श्रम विभाजन और जात प्रथा पर जो इन्होंने भाषण दिया था उसका एक छोटा सा अंश यहाँ पर है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। कहते हैं कि यह विडंबना में क्या होता है, उपहास का विषय। तो कहते हैं यह उपहास की बात है कि आज के परिवेश में हम कहाँ बढ़ चुके हैं, किस स्थिति पर आ चुके हैं और इस परिवेश में भी लोगों की सोच ऐसी है, लोगों की मानसिकता ऐसी है कि उसमें जातिवाद के पोषक हैं। जातिवाद में क्या होता है, अपने कास्ट को बढ़ावा देना या अपने कास्ट विशेष की पोषक मीन्स क्या होता है, इसका पोषण करने वाला, बढ़ावा देने वाला। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजित को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है।
कहते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि जो जाति प्रथा है, अर्थात जिस जात प्रथा यहाँ के प्रबुद्ध वर्गों पर हावी है और उनके मन मस्तिष्क को पूरी तरह से वो परिवर्तित कर दी है, वह उनको कास्ट के रूप में भी परिवर्तित कर देने का कार्य करते हैं। कि सपोज डेट, एक उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई लोहार वर्ग में जन्म लेता है तो वो लोहारगिरी ही करेगा, कोई नाई वर्ग में जन्म लेता है तो नाईगिरी ही करेगा, कोई और ऐसे अपने अपने जात के आधार से जो कार्यों का निर्धारण हुआ है उन पर ये अपने इस तरीके के मत करते हैं कि जन्म जन्मांतर से वो किस रूप में पैदा होता है, उसकी प्रतिभा क्या है, बाहर आकर के उसी प्रतिभाओं का हम हनन कर देते हैं और जन्म से ही उसके कार्य का निर्धारण कर देते हैं। जो अभी अबूझ है, जो किसी चीज़ को जान समझ नहीं रहा है, उसके कार्यों का निर्धारण हम इस संसार में कर देते हैं। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अर्थात इनकी जो मानसिकता, इनकी जो सोच, इनकी जो स्थिति है वह बहुत ही निंदनीय है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, इनके शब्दों में कहते हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन, श्रम मीन्स अपने कार्य जो होते हैं वो, तो कहते हैं कि श्रम विभाजन अगर मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अर्थात मानव क्या करना चाहता है, वह किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसके अपने स्किल क्या हैं, उसके अपने कौशल क्या हैं, वह अपने बल, अपनी शक्ति, अपनी पौरुष, अपनी बुद्धि से क्या अर्जित करना चाहता है, आदि यह चीज़ें हम उसे अवसर नहीं प्रदान करते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि जो बच्चा अभी संसार को देखा तक नहीं और उसके कार्य का निर्धारण हम पहले ही कर चुके हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। कहते हैं जाति प्रथा उसके पेशे का निर्धारण ही नहीं करती, जीवन भर के लिए अगर उसके पास कोई अदर कौशल पाया जाता है, कोई अदर स्किल्स पाए जाते हैं, उन सब का वो हनन कर देता है, नष्ट कर देता है, मार देता है और सिर्फ एक चीज़ों को, अर्थात जो जात के तले दब करके अपने मुख्य पैतृक पेशे को ही अपना करके उसी में जीवन भर यापन करता है। भले ही पेशा उसके लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, ध्यान दीजिएगा कि और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, प्रतिकूलता मीन्स क्या होता है, जो हमारे अनुकूल नहीं हो, जो हमारे स्थिति के अनुकूल ना हो, मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कहते हैं ऐसी परिस्थिति में कोई विकल्प नहीं बचता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। अर्थात सब भारतवर्ष में जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा है यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पे, अर्थात आप अपने जीवन के स्वतंत्र मालिक हैं, आप अपने इच्छा अनुसार अपने पेशे का चयन कर सकते हैं, ऐसा करने का अधिकार आपको नहीं देती। हिंदू धर्म की पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। जो उसका पैतृक पेशा न हो, अर्थात वो आपके पूर्वजों से यदि आपको न मिलता हो, भले ही वो उसमें पारंगत हों, अर्थात आप उसमें निपुण हों, आप उसमें कार्यकुशल हों या न हों,
इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जात प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहते हैं भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो एक जात प्रथा हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। कहते हैं अगर श्रम विभाजन कार्यों के आधार पर अगर विभाजित करें अपने वर्ग को और उस पर भी देखें तो जाति प्रथा जो है बहुत ही जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं, पूर्व लेख ही इसका आधार माना जाता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों और गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल व्यवस्था करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो, न दिमाग, न कोई कुशलता, तो कैसे प्राप्त की जा सकती है। पारंगत हो इस पर कोई अनुमत जात प्रथा बेरोजगारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जात प्रथा गंभीर दोषों से युक्त कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर होना तो सही है, लेकिन उससे भी बड़ा जात प्रथा व्यक्ति को लिए हानिकारक होती है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। उसका जितना स्केल, जितने उसके डेवलपमेंट के साधन होते हैं, जितने उसके विकास के अवसर होते हैं, सब कुछ को वो अपने पैरों तले रोंद कर करके और वहीं नष्ट कर देती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। यही कारण है कि हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आ पाते। हमारे यहाँ के युवाओं की जो प्रतिभाएं हैं वह दिन प्रतिदिन दबती चलती चली जा रही है और हम विश्व में अपना स्थान स्थापित करने से वंचित रह जाते हैं। अगर इनको अवसर दिया जाए तो विश्व के प्रतिभाशाली देशों में हम भी बड़े आसानी से अपना स्थान, अपना नाम, यश, कीर्ति आदि स्थापित कर करके और एक स्वतंत्र पूर्ण निर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक आदर्श समाज के लिए जो 3 चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से प्रधान होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को इसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। धन्यवाद।